सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वह है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे। 10th क्लास में एक सेक्शन रहता है जो सी, उसका सीधा संबंध किससे होता है? ग्रामर से। और विषय है हमारा इंग्लिश, और इसमें भी आज स्टडी करेंगे ग्रामर। 10 नंबर और 5 नंबर इस तरह से विभाजित होंगे। ये 5 नंबर के तो ट्रांसलेशन ही हो गया, और रही बात 10 नंबर की, तो ये 10 नंबर ग्रामर के। अब उनमें क्या पूछा जा रहा है या क्या पूछा गया है, और संभावना रहेगी कि इसी तरह का आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा ग्रामर सेक्शन, तो उसी को आज तैयार करते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में वही देखते हैं कि ग्रामर सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है पहले की जो परीक्षा हुई है उनमें, और आगे हम तैयार करें क्योंकि उसी तरह का पेपर आएगा। तो ग्रामर सेक्शन जो होता है वो परीक्षा में वो सी, सेक्शन सी, ए बी सी डी इस तरह से बटे हुए, तो सेक्शन सी। और उसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है ऑर्डर और रीऑर्डर पर। सेंटेंस जो है वो किससे रिलेटेड रहेगा? ऑर्डर और रीऑर्डर से। अब देखते हैं एक एग्जांपल लिखे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल, ये दिया हुआ है। अब इसको आपको ऑर्डर में लिखना है और 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि जो 10 नंबर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 10 नंबर के होंगे। 5 नंबर का बचता है वो ट्रांसलेशन है। अब इसको अगर बनाना है तो कैसे? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, नियमित जो शारीरिक व्यायाम है, कीप्स अस फिट। अब ये बन गया एक सेंटेंस, और जो कि अर्थपूर्ण है ना, इसका कोई मीनिंग है। वो तो आगे पीछे लिखा हुआ है, फिट कीप्स अस रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल। ऐसा लग रहा है कि कुछ शब्दों को लिख दिया गया हो आगे पीछे, तो कोई मीनिंग तो बनेगा नहीं। मीनिंग तब बनेगा जब आप इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, ये हमको फिट रखती है, नियमित शारीरिक व्यायाम। तो ऐसा लिखोगे तो भाई 1 नंबर आपको मिल गया। दूसरा, एज सून एज द स्टूडेंट, एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द प्रिंसिपल दे रन अवे। अब इस सेंटेंस को बदलवा रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव में बदल दीजिए। अब नेगेटिव में बदलने के लिए हमें केवल यही नहीं करना है कि नोट लगाना है। अब इसका तो एक अपना नियम है। ये सेंटेंस तो है नहीं। जैसे मान लीजिए आई प्ले क्रिकेट, ये होता। अब इसको नेगेटिव बनाना है
तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था और जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई। या दूसरा ये भी हो सकता था, आई एम प्लेइंग चेस, इसको नेगेटिव बनाना होता तो आई एम नॉट प्लेइंग चेस। बहुत आसान हो गया भाई, इसमें केवल नॉट लगा, ये इससे भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर रूल नहीं पता है तो ये बनने वाला नहीं है आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस है, सिंपल है, इसमें तो नॉट ही लगाना था। तो इस तरह का ये है नहीं जो कि आप नोट लगा के केवल काम चला लें, लेकिन ये पूछा गया है तो इसका अपना एक अलग नियम है एज सून एज वाले का। तो इसको समझ लो, अगर दोबारा कहीं भी परीक्षा में मिले तो आपको नेगेटिव कैसे बनाना है। आओ देखते हैं। इसको बनाएंगे नो सूनर डेड, यानी इस एज सून एज की जगह पर आपने लिख दिया नो सूनर डेड। द स्टूडेंट्स, अब ये जो SAW सेकेंड फॉर्म है सी की, और यहाँ पर आप ऑलरेडी डेड लगा चुके हैं तो एज इट इज तो आना नहीं है ये, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नो सूनर डेड द स्टूडेंट से द प्रिंसिपल, और फिर लगा दो कॉमा, और पूरा सेंटेंस ये जो बाकी है कॉमा के बाद ऐसे उतार दो, दे रैन अवे एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द प्रिंसिपल, ज्यों ही यानी जैसे ही प्रिंसिपल को देखा विद्यार्थियों ने और वे भाग गए। ये भी ऐसा ही मतलब है, नो सूनर डेड ऐसा भी ना हो पाया है ना, तो नो सूनर डेड द स्टूडेंट सी द प्रिंसिपल द रैन अवे। तो कुल मिलाकर आपको याद ये रखना है कि एज सून एज वाले को अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या लिखना है, नो सूनर डेड लिखना है भाई, शुरू में है लिख दिया। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्ब की, और ये बन जाता है आपका। तो दो सेंटेंस आपने सीखे, और ये एक नंबर का ये था और एक ही नंबर का ये, यानी 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर ऐसा सही कर देते हैं तो। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, इट इज a very repulsive, it is a very repulsive sight। ठीक, अब इसको चेंज करवाया जा रहा है किसमें, एक्सक्लेमेटरी। पूछा है कि भाई इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दीजिए। तो ये जो बैरी लिखा हुआ है ना, अगर सेंटेंस ऐसा आता है तो इसको शुरुआत करेंगे व्हाट या हाउ से। तो आप इसको जब एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, व्हाट अ रिपल्सिव साइट, यानी ये हिंदी में समझें तो इसका मतलब विस्मय बोधक होता है। तो व्हाट ए रिपल्सिव साइट इट इज, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन, जब तक एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाएंगे तो इसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इस सेंटेंस को अगर एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं तो इस तरह से, व्हाट ए रिपल्सिव साइट इट इज। और रिपल्सिव का मतलब होता है मतलब बेकार, जो मन को अच्छा ना लग रहा है उसको बोलेंगे। चौथा, डिड
you finish did you finish your work in time, और ये क्वेश्चन मार्क, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, और इसको बनाना है पैसिव में, चेंज इनटू पैसिव। अब देख रहे हैं ये चौथा सवाल है, यानी चौथा प्रश्न पूछा गया है वो पैसिव, वो कह रहा है पैसिव बना दीजिए। अब पैसिव के सारे रूल्स पता हैं तो बना देंगे। अब पहले तो यही पता होना चाहिए कि है कौन सा, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो पहले ये पता करो कि ये कौन सा है टेंस। तो ये हो गया पास्ट का। अब पास्ट का रूल पता होना चाहिए कि हमको कैसे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो जब पैसे बनाओगे तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे। तो पहले ढूंढो ऑब्जेक्ट, तो ये जो वर्क दिया है ये ऑब्जेक्ट है, और जो है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। योर वर्क, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब हमारे पास है फिनिश, तो इसी की थर्ड फॉर्म लगा दो। वॉज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम, और बाय यू क्या बन गया, बाय यू, ये बन गया भाई पैसिव। अब आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों सेंटेंस एक नंबर यहाँ एक नंबर ये एक एक नंबर के हैं। इसको बनाया था इट इज़ अ वेरी रिपल्सिव साइट, रिपल्सिव मतलब कोल्ड साइट जो हमको बढ़िया ना लग रही हो, ऐसा ही है ना। व्हाट ए रिपल्सिव साइट इट इज, यह बना दिया। और डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो इसको बनाएंगे पैसिव में, कैसे, वॉज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू, ठीक है ना। अब चार प्रश्न देखे कि भाई इस तरह का परीक्षा में पूछा गया है। अब चलेंगे पांचवें प्रश्न पर। ये क्या पूछा गया है, व्हाट इज टाइम, फिर ब्लैंक योर वॉच, और यहां पर इसमें भरवा रहा है प्रीपोजिशन। कौन कौन से, ये ऑप्शन दिए हैं इन, फ्रॉम, बाय और विथ। अब इन चारों में से कोई एक ही तो आना है, चारों तो बैठ नहीं जाएंगे, तो किसी एक को बिठा दो यहाँ से उठा के। यहाँ पर किसको बिठाना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, सीधा सीधा मतलब तो यही है। तो स्टूडेंट सोचेगा मैं आ रहा है अर्थ निकल कर, तो यहाँ पर हम इन लगा दें, लेकिन नहीं, इस तरह के सेंटेंस में जहाँ घड़ी की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ये वाई योर वॉच, हमेशा यही ध्यान रखना है, यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सेंटेंस बन गया और इसमें एक नंबर मिल गया आपको। अगर आप सही बना रहे हैं तभी तो एक नंबर मिल रहा है, और गलत में नंबर कैसे मिलेगा। और ये एक एक नंबर के, तो ग्रामर में देखो अभी तक पूछ रहे हैं ऑर्डर रीऑर्डरिंग, पहला सवाल तो यही पूछ लिया, दूसरा नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव पूछ लिया, पैसिव पूछ लिया, एक्सक्लेमेटरी पूछ लिया, और अब प्रीपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, पूरी तैयार करनी है परीक्षा के लिए कि हमें भाई क्या क्या स्टडी मटेरियल है, रीऑर्डरिंग वाला चैप्टर हमारा पूरा तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है, एक्सक्लेमेटरी है, नेगेटिव में चेंज करना यह भी आना चाहिए। तो सारे चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि भूल तो जाते ही हैं, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है भाई भूलना, तो रिवाइज करोगे तो पक्का हो जाए। अब छठवां सवाल क्या पूछा गया है, इसको भी देखो।
द नॉटी बॉय रैन अवे, शरारती लड़का भाग गया। एज ही वॉज, यहां पर खाली जगह थी। द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। और ये पूछा क्या है? राइट, राइट फॉर्म ऑफ बी। बी मीन्स इज एम और वॉज वर। तो इनमें से कोई एक भरना था। तो द नॉटी बॉय रैन अवे, रैन का मतलब है ये सेकंड फॉर्म है रन का, तो पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ इज एम आर तो आना नहीं है, तो क्या करना है? पास्ट में है तो वॉज लगा दीजिए। अब सेंटेंस पूरा क्या बन गया? द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भाई उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, इसलिए वह भाग गया। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। 7 नंबर आता है। अब इसमें क्या पूछा है? ही सैड, कॉमा ही सैड टू मी, he said to me, comma inverted comma, wash your face। अब पूछेगा तो यही किसमें? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलवा रहा है। जब इन्वर्टेड कॉमा में होता है तो वो डायरेक्ट ही होता है। अब यहाँ समझना ये है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन सा है? जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या इनसे अलग है? एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है ना, ऑप्टेटिव है, किस टाइप का? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारे टाइप्स हमको सीखने हैं। इंटरोगेटिव भी सीखना है, एक्सक्लेमेटरी भी सीखना है ना, इम्परेटिव भी सीखना है। हालांकि मैं इससे संबंधित क्लास पहले ले चुका हूँ, उसमें सारा बताया गया है। तो अगर आपको चाहिए उसमें मदद तो वीडियो में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब से हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या करते हैं? ही सेड टू मी वॉश योर फेस। अब दो भाव निकल के आ रहे हैं, या तो उसने मुझे ऑर्डर दिया है या फिर सलाह दी है, तो में से एक ही काम हुआ है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश। अब यहाँ योर है, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज किसके होगा? ऑब्जेक्ट को देखकर। और यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो क्या बनेगा? माई फेस। क्यों बना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉजेसिव में है। योर फेस, योर पेन, योर शूज, तो ये पॉजेसिव में है। तो यहाँ पर हमको ये देखना था ऑब्जेक्ट में, तो इसका भी पॉजेसिव कैसे यूज करना है। अब ये तो लिख नहीं सकते कि भाई टू वॉश मी फेस, ये कोई बात हुई? क्योंकि ये पॉजेसिव में कह रहा है तो पॉजेसिव में लाओ। तो इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो पॉजेसिव है वो माई है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश माई फेस, अब बन गया। और अगला अब लेते हैं, ये तो हो गए 7। एक एक नंबर से लड़ाई लड़नी होती है तब कहीं जीत हासिल कर पाओगे। 7 प्रश्नों पर चर्चा हुई है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ रहा है, नेगेटिव भी पूछ रहा है, पैसिव भी पूछ रहा है। तो सब ध्यान रखो कि इनको तैयार करना है एग्जाम के लिए अभी से। 8वां लेते हैं जी, प्लीज कम, और फिर लिखा है व्हेनेवर, अब फिर डॉट 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 खाली जगह।
अब कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा कर दो। अब देखिए 8वें सवाल पे आके उसने एक नया तरीके का और दिमाग लगा दिया, क्या ना जी अब तो बाकी पूरा कर दो, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अगर स्टूडेंट में ये क्षमता है कि भाई इसको कंप्लीट करने की, तो कर पाएगा, और करेगा तब जब इसका मीनिंग पता हो और ट्रांसलेशन उसके मजबूत रहे हो। अब इसको बनाएंगे, प्लीज कम whenever you complete the assignment, प्लीज कम whenever you complete the assignment, जब अपना असाइनमेंट काम पूरा कर लो उसके बाद आना, ठीक है। तो यहाँ whenever का मतलब क्या बता रहा है, when माने कब, whenever जब कभी तुम्हारा काम हो जाए, यानी टाइम को ही तो बता रहा है। तो जैसे ही काम पूरा हो जाए भाई तुम आना। तो इस तरह से ये जो इतना सेंटेंस तुमने लिखा है ये तुमको दिलवाएगा 1 नंबर पूरा। 9वां प्रश्न देखो, कंप्लीट द स्पेलिंग। अब स्पेलिंग्स करवा रहा, पहला पार्ट है इसका ABIL और 2 स्पेस दे दिए हैं यानी खाली जगह, और दूसरा है S फिर U फिर स्पेस फिर C और E। अब इन दोनों में भरना है। अब तुम्हारी वर्ड बिल्डिंग अच्छी है, किताबें जो इंग्लिश की कोर्स में है उनको पढ़ा है चैप्टर वाइज, तो ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, फिर तो आपको आ ही जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है, क्योंकि शब्द वो कहीं बाहर से तो लाते नहीं हैं। परीक्षा में जो भी शब्द आएंगे वो उनका सीधा संबंध हमारी किताब से ही होगा, किताब से ही लेंगे वो, बुक से। तो ABILITY तो क्या बन गया, एबिलिटी बन गया। SOURCE सोर्स, इसका मतलब स्रोत होता है। तो ये दोनों वर्ड कंप्लीट हो गए और आपको नंबर मिल गया 1। अब तक हमने चर्चा जो की है वो क्या की कि भाई ग्रामर में जो पूछा जाएगा क्लास 10th में वो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस फील्ड से पूछे जाएंगे। सेंटेंस को कंप्लीट भी करवाया जा सकता है, वर्ड जो स्पेलिंग है वो भी पूछी जा रही है, वो भी तैयार करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब लेते हैं 10वां सवाल, क्योंकि ग्रामर 10 नंबर और 5 नंबर का ट्रांसलेशन। और 10वां सवाल जो पूछा है वो ये पूछा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग आवर जर्नी टू Madras, we slept, read and played cards, ये दिया हुआ है। अब इसको पंक्चुएट करवा रहा है। अब पंक्चुएट का मतलब तो यही है कि कहीं कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ बनाओ, कहीं कॉमा लगना है तो वहाँ कॉमा लगाओ, जहाँ फुल स्टॉप लगना है वहाँ फुल स्टॉप लगाओ। यही तो मतलब है सिलेबस में जो पंक्चुएशन है उसमें आपको यही सीखना होता है। कहीं क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है, क्वेश्चन मार्क लगाओ,
एक्सक्लेमेटरी मार्क की ज़रूरत है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, यही है। अब इस सेंटेंस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इन्हीं सब चीज़ों का शिकार है। कहीं कैपिटल लेटर नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, और इनको कर देते हैं सही तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यही बात सीखनी है आपको। ड्यूरिंग, क्योंकि सेंटेंस की जो शुरुआत ही करते हैं तो कैसे करते हैं ना भाई, करते हैं कैपिटल लेटर से। तो एक गलती तो यही थी। ड्यूरिंग आवर जर्नी टू, अब मद्रास दिया है ना, ये प्रॉपर नाउन है। अब इसको जरा कैपिटल लेटर से बना दीजिए, मद्रास। ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास, कॉमा लगाइए, वी slept, कॉमा, read and played cards, और फिर फुल स्टॉप। अब बन गया ये। तो इस तरह से आपको पंक्चुएशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा ही आएगा, उसको तैयार करना ही करना है। तैयारी में जुट जाइए और इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों पर आपको मुकाबला करना ही है और उनको सही करना है। और सही तभी होगा जब आप पूरी तरह से उसको तैयार कर लेंगे। 10 प्रश्न इस तरह से आपको 10 नंबर दिलवाएंगे यदि आपने ये सारे सेक्शन जो ग्रामर के हैं वो तैयार कर लिए। अब मेरा उद्देश्य यहाँ बताने का क्या था, मेरा उद्देश्य ये था कि अब हम इन्हीं जो 10 टाइप अभी हमने सीखे हैं इन्हीं को दोबारा से मजबूत करेंगे, ठीक है ना। क्रम सही करेंगे, ऑर्डर भी पढ़ेंगे, ऑर्डर रीऑर्डर भी पढ़ेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव भी पढ़ेंगे। ये सारे 10 के 10 जो पॉइंट्स दिए, जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, इनको पूरी तरह से डिटेल में एक एक दिन की क्लास में ये सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उस 5 नंबर की जो ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई है। वो कैसे, देखो उसका भी लिखा हुआ है। प्रयागराज एक प्राचीन नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। फिर दिया हुआ है गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। अब इतना भर अगर आपने अंग्रेजी में बना दिया, ट्रांसलेट इसको कर दिया, तो 5 नंबर मिलेंगे। अब ये भी सीखो। प्रयागराज एक प्राचीन नगर है, सिंपल प्रेजेंट है जिसमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। इज़ेमार का ही प्रयोग करना होगा। कैसे, अभी देखो। प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी, नगर है, बन गया। सब्जेक्ट तो यही है ना, प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब मुश्किल क्या आएगी, अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं पता है, वो शब्द ही नहीं पता कि इसको इंग्लिश में कहते क्या है, तो फिर तो बनने से रहा।
इसलिए भाई अभ्यास जब करते हैं, अभ्यास प्रतिदिन, तो धीरे धीरे हमारे शब्द का जो भंडार है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि एक दिन में तो किसी को याद नहीं होंगे, जब वो रोजाना प्रयोग करेगा तो उसको ये सब तैयार हो जाएंगे। अब कैसे? इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, क्योंकि गौरवशाली का तो यही हो गया, समझ रहे हैं ना, इतिहास को हिस्ट्री कहते ही हैं। जब किसी के पास कोई चीज होती है, रखता है, तो क्या हैज हैव हैड का ही प्रयोग करता है। अब चूंकि ये तो लिखा नहीं है कि गौरवशाली इतिहास था होता, तो यहां पर हम हैड लगा देते हैं, क्योंकि है लिखा है तो हैज लगा दिया। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हमने हैज लगाया, प्लूरल होता है हैव लगाते, यही करते हो, कुछ नया नहीं होता। तो इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। अब यहां पर कौन मिलता है? गंगा और यमुना नदियां। गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना रिवर्स अब मिलती हैं। अब मिलने के लिए यहाँ पर हमें एक शब्द जो बहुत ही बढ़िया है, जिसको हम प्रयोग करते हैं अक्सर, संगम। हिंदी में इसको संगम और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, यह बोलते हैं। तो अब चूंकि ये गंगा एंड यमुना रिवर्स कन्फ्लुएंस एट हियर यहां मिलती हैं। अब इतनी सी दो लाइन, एक डेढ़ लाइन है बोर्ड पर, तो यही नजर आ रहा है, इसमें आपको 5 नंबर मिल गए। अब इसके लिए तैयारी क्या करनी होगी? तैयारी करनी होगी कि भाई सबसे पहले जितना भी ट्रांसलेशन के नियम हैं उनको तैयार करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक बार दोबारा रिवाइज करो, फिर उनको सेंटेंस को दोबारा तैयार करो, और प्रैक्टिस करते करते आपको ये बनाना आ जाएगा। क्या? अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रयागराज एक प्राचीन नगर है। प्रयागराज इज एन एंशिएंट सिटी, इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। गंगा और यमुना नदी, गंगा एंड यमुना रिवर्स कन्फ्लुएंस एट हियर मिलती हैं, वह बन गया। तो आज से आप 15 नंबर के लिए शुरुआत करिए, क्योंकि ग्रामर आज हमने लिया है, इसका कौन सा सेक्शन? ग्रामर सेक्शन। पूरा प्रयास रहेगा कि ग्रामर सेक्शन का एक एक जो प्रश्न अभी लिया है उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर इसका लिटरेचर सेक्शन है और एक रीडिंग सेक्शन है। लिटरेचर सेक्शन बाद में लेंगे, पहले करते हैं इसको ग्रामर को तैयार। तो ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।